हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका करियर कॉन्वेंट के यूट्यूब चैनल पे। और साथियों, आज जिस केस स्टडी पे हम बात करने वाले हैं उसका नाम है VAVE। आइए देखते हैं किस प्रकार वैल्यू एनालिसिस और वैल्यू इंजीनियरिंग की हेल्प से एक कंपनी ने अपने यहाँ पे 10 करोड़ की सेविंग करके दिखाई है। आइए इस केस स्टडी को समझते हैं। सबसे पहले कंपनी के बैकग्राउंड को समझते हैं। कंपनी का नाम ABC कंपोनेंट्स प्राइवेट लिमिटेड है। कंपनी ऑटोमोटिव कंपोनेंट्स मैन्युफैक्चरिंग में डील करती है। कंपनी का रेवेन्यू 500 करोड़ है और कंपनी के एम्प्लॉइज़ की संख्या 1200 प्लस है। प्रोडक्ट की बात करें तो कंपनी ब्रेक पैडल असेंबली बनाती है। केस स्टडी की बेटर अंडरस्टैंडिंग के लिए मैंने यहाँ पे ब्रेक पैडल असेंबली के 2 फोटोग्राफ्स लगाए हैं। जी हाँ, ये वही ब्रेक पैडल असेंबली है जिसका यूज़ हम अपनी गाड़ियों में करते हैं। हम अपनी कार में इस ब्रेक पैडल असेंबली का यूज़ ब्रेक लगाने के लिए करते हैं। कंपनी ने जब VAVE की हेल्प से कॉस्ट रिडक्शन की एक्टिविटी शुरू की तो उन्होंने उसके कुछ ऑब्जेक्टिव भी तय किए। उनका पहला ऑब्जेक्टिव था कि अपने ब्रेक पैडल असेंबली लाइन पे VAVE को इम्प्लीमेंट करेंगे और उनका टारगेट था कि VAVE की हेल्प से वे एनुअली 10 करोड़ की सेविंग अपने प्रोडक्ट में करेंगे। इसके साथ ही साथ उन्होंने निश्चय किया था कि वे प्रोडक्ट की क्वालिटी, फंक्शनैलिटी और कस्टमर सैटिस्फैक्शन में कोई भी कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करेंगे। कंपनी ने सबसे पहले VAVE की टीम का फॉर्मेशन किया। उन्होंने VAVE के लिए इंजीनियरिंग को चैंपियन बनाया और साथ ही साथ क्रॉस फंक्शनल टीम बनाई जिसमें डिज़ाइन, परचेज़, क्वालिटी, कॉस्टिंग और सप्लायर को भी शामिल किया गया। VAVE के इम्प्लीमेंटेशन के लिए प्रोजेक्ट की टाइमलाइन को डिसाइड किया गया। उन्होंने डिसाइड किया कि वे अप्रैल से मई में प्रोडक्ट को टियर डाउन करेंगे और प्रोडक्ट के सारे कंपोनेंट्स की कॉस्ट को एनालाइज करेंगे। जून से जुलाई में वे ब्रेनस्टॉर्मिंग करेंगे और ब्रेनस्टॉर्मिंग करके आइडिया जनरेट करेंगे। अगस्त से सितंबर तक वे डिज़ाइन और सप्लायर वैलिडेशन पे काम करेंगे। अक्टूबर से दिसंबर मंथ तक वे पायलट ट्रायल्स करेंगे और प्रोसेस चेंज के लिए जो भी सुझाव आएंगे उनको चेक करेंगे। जनवरी और फरवरी मंथ में वे SOP को फाइनलाइज करेंगे और नए SOP को पायलट रन के लिए इंट्रोड्यूस करेंगे। मार्च के महीने में वे VAVE की हेल्प से जो प्रोडक्ट निकल कर आएगा उसका फुल इम्प्लीमेंटेशन अपनी प्रोडक्शन लाइन पे करेंगे। अब चूंकि एक टीम बन चुकी थी तो टीम ने सबसे पहले प्रोडक्ट को एनालाइज किया। उन्होंने देखा कि प्रोडक्ट में जो मटेरियल यूज होता है वह माइल्ड स्टील है और उसकी थिकनेस 2 mm है। प्रोडक्ट में 3 मिग जॉइंट्स का यूज भी होता है। ब्रेक पैडल असेंबली लाइन का साइकिल टाइम 6 मिनट है और प्रोडक्ट की कंप्लीट कॉस्ट 780 रुपीज़ आती है। प्रोडक्ट का एनुअल वॉल्यूम 5 लाख यूनिट्स है। इस तरह हम देखें तो प्रोडक्ट की टोटल कॉस्ट 39 करोड़ आ रही थी। अब समय था VAVE की हेल्प से आइडियाज़ को जनरेट करने का। टीम ने मटेरियल चेंज को लेके बात की। इसके साथ ही साथ उन्होंने प्रोसेस में जॉइंट्स को चेंज करने की बात की। आइडिया ये था कि मिग वेल्ड जॉइंट्स को रिवेट जॉइंट्स में चेंज करना चाहिए। प्रोसेस चेंज की बात की गई और ये कहा गया कि पंचिंग और बेंडिंग ऑपरेशंस को कंबाइन कर देना चाहिए। पैकेजिंग ऑप्टिमाइजेशन की भी बात की गई और यह भी बात की गई कि जिन पार्ट्स को अभी हम इंपोर्ट्स करते हैं तो उनको लोकलाइज किया जाए। टीम ने सबसे पहले मटेरियल सिलेक्शन पे बात की। इसके लिए उन्होंने मटेरियल सिलेक्शन मैट्रिक्स बनाई। यहाँ पे प्रोडक्ट की प्रॉपर्टी को देखते हुए 3 मटेरियल्स का सिलेक्शन किया गया, जिसमें पहला मटेरियल HSLA स्टील था, दूसरा मटेरियल एल्युमिनियम था और तीसरा मटेरियल कंपोजिट पॉलीमर था। आइए उनके मटेरियल चेंज के प्रपोजल को समझते हैं। जो पहला प्रपोज चेंज था वो यह था कि माइल्ड स्टील को हाई स्ट्रेंथ लो अलॉय स्टील यानी कि HSLA में चेंज किया जाए। इसका कारण था कि HSLA की जो यील्ड स्ट्रेंथ होती है वो 450 मेगापास्कल होती है और इसकी थिकनेस को अगर हम 1.2 mm कर दिया जाए तो हमें सेम स्ट्रेंथ का प्रोडक्ट मिलता है। इसके साथ साथ क्योंकि हम प्रोडक्ट के थिकनेस को कम करने की बात कर रहे थे तो HSLA में प्रोडक्ट में 18% की वेट में सेविंग मिलती है, जिसकी वजह से प्रोडक्ट की टोटल कॉस्ट में 10% की कॉस्ट रिडक्शन देखने के लिए मिलती है। इसके साथ साथ HSLA में ड्यूरेबिलिटी और सेफ्टी भी इम्प्रूव होती है। आइए अल्टरनेट कंसिडरेशन को भी देख लेते हैं। अल्टरनेट कंसिडरेशन में जो सेकंड आइडिया था वो एल्युमिनियम का था। एल्युमिनियम 40 टू 50% लाइटर होता है कंपैरिजन टू स्टील। इसके साथ साथ यह कोरोजन रेजिस्टेंट और रिसाइक्लेबल भी होता है। बहुत सारी प्रीमियम कार्स में एल्युमिनियम अलॉय का यूज किया जाता है, जैसे कि पेडल ब्रैकेट्स में और कंट्रोल आर्म्स के लिए
एल्यूमीनियम एलॉय का काफ़ी सारे प्रीमियम कार्स में अभी भी यूज़ होता है। बट यह आइडिया रिजेक्ट हो गया क्योंकि एल्यूमीनियम की कॉस्ट काफ़ी ज़्यादा हाई थी और यह महसूस किया गया कि जब हम पार्ट्स को एक दूसरे के साथ जोड़ेंगे तो वो बड़ा ही कॉम्प्लेक्स होगा। अब बात थी अगले मटेरियल पे डिस्कस करने की, जो कि कंपोजिट पॉलीमर था। कंपोजिट पॉलीमर का यहाँ मतलब था कि टीम ग्लास फाइबर नायलॉन की बात कर रही थी। ग्लास फाइबर नायलॉन स्टील के कंपैरिजन में 70% लाइटर होता है और इसमें कॉम्प्लेक्स शेप्स को बनाना भी पॉसिबल है। इसके साथ-साथ नायलॉन कोरोजन फ्री होता है और काफ़ी सारे ईवी कार्स में ईवी पेडल्स के लिए नायलॉन का यूज़ किया जाता है। बट ये आइडिया भी रिजेक्ट हो गया क्योंकि यहाँ पे टूलिंग कॉस्ट आ रही थी और साथ-साथ नायलॉन को ड्यूरेबिलिटी वैलिडेशन में उतना इम्पैक्टफुल नहीं पाया गया जितना कि एचएसएलए को पाया गया था। अब चूंकि यह कंफर्म हो चुका था कि मटेरियल के लिए एचएसएलए का सिलेक्शन करना है, तो टीम ने माइल्ड और एचएसएलए स्टील में एक कंपैरिजन शीट को बनाया। आइए उनकी इस कंपैरिजन शीट को समझते हैं। टीम ने डिफरेंट प्रॉपर्टी के अगेंस्ट में माइल्ड स्टील और एचएसएलए को कंपेयर किया। यील्ड स्ट्रेंथ के लिए देखें तो माइल्ड स्टील का यील्ड स्ट्रेंथ 250 मेगापास्कल होता है, जबकि एचएसएलए का यील्ड स्ट्रेंथ 350 से 700 मेगापास्कल तक होता है। थिकनेस की बात करें तो सेम स्ट्रेंथ के लिए माइल्ड स्टील की हायर थिकनेस की रिक्वायरमेंट होती है, जबकि एचएसएलए की लोअर थिकनेस की रिक्वायरमेंट आती है। वेट की बात करें तो माइल्ड स्टील का वेट हायर होता है, जबकि एचएसएलए 15 से 25% तक लाइटर होगा। अलॉय एलिमेंट्स की बात करें तो माइल्ड स्टील में 0.3% से कम कार्बन होता है और साथ-साथ इसमें मैंगनीज भी होती है, जबकि एचएसएलए की बात करें तो इसमें एनबी, वेनेडियम, टिटेनियम, कॉपर भी पाई जाती है। अगर हम कॉस्ट पर केजी की बात करें तो माइल्ड स्टील की जो कॉस्ट आती है वो पर केजी में कम आती है, जबकि एचएसएल की कॉस्ट स्लाइटली हायर आएगी। अब अगर हम कॉस्ट पर पार्ट की बात करें तो माइल्ड स्टील में कॉस्ट जो है वो वेट ज़्यादा होने की वजह से ज़्यादा आती है, जबकि एचएसएलए में यह कॉस्ट कम आएगी क्योंकि रीज़न ये है कि ओवरऑल पार्ट का जो वेट है वो कम होता है। यहाँ पे ग्राफ की हेल्प से आप देख पाएंगे कि किस तरह से एचएसएलए का यील्ड स्ट्रेंथ कंपेयर टू माइल्ड स्टील ज़्यादा होता है और साथ-साथ कॉस्ट भी लिटिल बिट हायर होती है। एचएसएलए एक हाई स्ट्रेंथ लो अलॉय स्टील होता है और यह एक स्पेशल प्रकार का कार्बन स्टील है जिसे स्पेशली हायर स्ट्रेंथ और टफनेस के लिए डिजाइन किया गया है। क्योंकि इसमें लो अलॉय का यूज किया जाता है, इसीलिए इसे लो अलॉय हाई स्ट्रेंथ स्टील कहा जाता है। अब समय था चारों मटेरियल में सही मटेरियल के लिए डिजाइन मैट्रिक्स को बनाने का। टीम ने डिजाइन मैट्रिक्स को बनाया और यहाँ पे उन्होंने निश्चय किया कि हर मटेरियल को 1 to 5 के स्केल में एक नंबर दिया जाएगा। आइए उनके डिजाइन मैट्रिक्स को समझते हैं। टीम ने डिफरेंट क्राइटेरिया को सिलेक्ट किया और उन क्राइटेरिया के अगेंस्ट में वेटेज को दिया गया। जैसे हम बात करें कॉस्ट पर पार्ट को आउट ऑफ 100 30% का वेट दिया गया है। वेट और मास को 20% का वेट दिया गया है। स्ट्रेंथ या स्टिफनेस को 20% का वेटेज दिया गया है। कोरोजन रेजिस्टेंस को 10% का वेटेज, फॉर्मेबिलिटी या मैन्युफैक्चरेबिलिटी को 10% का वेटेज, टूलिंग चेंज को 5% का वेटेज और सप्लायर रिस्क या लीड टाइम को 5% का वेटेज दिया गया है। अगर हम वेटेज क्राइटेरिया की बात करें तो कॉस्ट पर पार्ट को 30 का वेटेज, वेट और मास को 20 का वेटेज, स्ट्रेंथ या स्टिफनेस को 20 का वेटेज, कोरोजन रेजिस्टेंस को 10 का वेटेज, फॉर्मेबिलिटी या मैन्युफैक्चरेबिलिटी को 10 का वेटेज, टूलिंग चेंज इम्पैक्ट को 5 का वेटेज, सप्लायर रिस्क लीड टाइम को 5 का वेटेज दिया गया है। इन सभी अगर वेटेज को जोड़ दें तो इनका टोटल 100 आता है। हम कॉस्ट पर पार्ट को समझते हैं। देखिए कॉस्ट पर पार्ट में माइल्ड स्टील को आउट ऑफ 5 4 की रेटिंग दी गई थी, जिसकी वजह से इसका टोटल जो वेटेज था 30 इंटू 4 120 आया था। एचएसएल की बात करें तो इसे आउट ऑफ 5 4 नंबर्स की रेटिंग दी गई थी, जिसकी वजह से इसका जो टोटल स्कोर था 30 इंटू 4 120 आया था। एल्यूमिनियम की बात करें तो इसे आउट ऑफ 5 2 का वेटेज दिया गया था, जिसकी वजह से इसका स्कोर 30 इंटू 2 60 आया था। और कंपोजिट पॉलीमर की बात करें तो इसका वेटेज आउट ऑफ 5 1 का दिया गया था, जिसकी वजह से इसका जो टोटल स्कोर 30 था। इसी तरह से सारे क्राइटेरिया के अगेंस्ट में इन चारों
मटेरियल को वेटेज दिया गया और लास्ट में उनके वेटेज का टोटल किया गया। माइल्ड स्टील का जो टोटल वेटेज निकल के आया था वो 350 था, एचएसएलए का टोटल वेटेज 420 था, एल्युमिनियम का टोटल वेटेज 325 था और कंपोजिट पॉलीमर का जो टोटल वेटेज था वो 295 निकला था। यहाँ पे अगर हम देखें तो सबसे ज़्यादा जो वेटेज था वो एचएसएलए स्टील को मिला था। रिकमेंडेशंस की बात करते हैं तो हम देखते हैं कि एचएसएलए स्टील को रिकमेंडेशंस दी गई थी। उसका कारण ये था एचएसएलए कॉस्ट पॉइंट ऑफ व्यू से, वेट, स्ट्रेंथ, मैन्युफैक्चरेबिलिटी और अदर इसके पॉइंट ऑफ व्यू से एक बैलेंस मटेरियल था और इसके साथ-साथ एचएसएलए में हमें सबसे ज़्यादा कॉस्ट सेविंग मिल रही थी। रैंकिंग की बात करें तो एचएसएलए की रैंकिंग सबसे अच्छी थी। एचएसएलए को 1.2 शीट थिकनेस के साथ 420 की रेटिंग मिली थी, जबकि माइल्ड स्टील को 350 की रेटिंग, एल्युमिनियम को 325 की रेटिंग और कंपोजिट पॉलीमर को 295 की रेटिंग मिली थी। अब चूंकि मिडल सिलेक्शन पे काम हो चुका था, अब समय था प्रोसेस को ऑप्टिमाइज करने का। टीम ने डिसाइड किया था कि वे वेल्डिंग जॉइंट को रिवेटिंग जॉइंट में चेंज करेंगे। आइए उनके इस डिसीजन के बारे में समझते हैं। मटेरियल कंपैटिबिलिटी की बात करें तो टीम ने पाया था कि जब एचएसएलए में हम कोटिंग करते हैं तो वेल्डिंग के साथ हमें इश्यूज मिलते हैं, जैसे कि कोटिंग बर्न ऑफ का इशू, जबकि रिवेटिंग में ऐसा कोई भी इशू नहीं रिपोर्ट होता है। कॉस्ट एंड प्रोडक्टिविटी की बात करें तो वेल्डिंग के लिए स्किल्ड लेबर की रिक्वायरमेंट होती है और साथ-साथ हाई एनर्जी की रिक्वायरमेंट भी होती है। जबकि रिवेटिंग में एनर्जी की रिक्वायरमेंट नहीं होती है और एक ये फास्टर प्रोसेस है और इसे ऑटोमेट भी किया जा सकता है। इसके साथ-साथ इसमें रिवर्क के चांसेस भी काफ़ी कम होते हैं। स्ट्रक्चरल परफॉर्मेंस की बात करें तो वेल्डिंग में डिस्टॉर्शन और हैच के इश्यूज होते हैं, जबकि रिवेटिंग में ऐसा कोई इशू नहीं होता, ना ही कोई हीट डिस्टॉर्शन होता है और हमें एक बेटर फटीग लाइफ मिलती है। सर्विसिबिलिटी की बात करें तो वेल्ड के जॉइंट परमानेंट होते हैं, जबकि रिवेटिंग के जॉइंट रिप्लेसेबल होते हैं और उनको रिपेयर किया जा सकता है। क्वालिटी कंसिस्टेंसी की बात करें तो वेल्डिंग के लिए स्किल बहुत इंपॉर्टेंट है, जबकि रिवेटिंग के लिए स्किल्स की कम रिक्वायरमेंट होती है और यह एक रिपीटेबल जॉब है और इसके रिजल्ट्स को मेजर किया जा सकता है। अगर हम इन सारे पॉइंट्स को समझें और ट्रेड ऑफ करें तो हम ये पाएंगे कि रिवेटिंग जॉइंट्स कंपेयर टू वेल्डिंग जॉइंट्स ज़्यादा बेनिफिशियल हैं और इसके साथ साथ ये हमें हाई रिलायबिलिटी और लोअर कॉस्ट में अवेलेबल होते हैं। टीम ने प्रोसेस ऑप्टिमाइजेशन के लिए जो दूसरा प्रोसेस लिया था वो पंचिंग और बेंडिंग ऑपरेशन को कंबाइन करने का था। आइए उनके इस डिसीजन के बारे में समझते हैं। प्रोसेस सिंप्लीफिकेशन, टीम ने पाया कि पंचिंग और बेंडिंग ऑपरेशन को हम प्रोग्रेसिव टाइप की हेल्प से कंबाइन कर सकते हैं, जिसकी वजह से हमारे स्टेप्स कम होते हैं और हैंडलिंग भी कम होती है। साइकिल टाइम रिडक्शन, अब चूंकि पंचिंग और बेंडिंग को अगर हम कंबाइन कर दें तो उसकी वजह से हमारे मशीन के सेटअप्स कम होंगे और हमें फास्टर टेक टाइम अचीव होगा। कॉस्ट सेविंग, क्योंकि दोनों ऑपरेशंस को सिंगल मशीन पे किया जाना है तो हमारी मशीन्स भी कम लगेंगी, हमारे फ्लोर का स्पेस भी बचेगा और मैन पावर और रेजिस्टेंस भी कम होंगे। डायमेंशनल एक्यूरेसी, पंचिंग और बेंडिंग ऑपरेशन को कंबाइन करने से होल टू बेंड पोजीशन में जो टॉलरेंसेस है वो इंप्रूव होती है। सेफ्टी एंड एर्गोनॉमिक्स, क्योंकि दोनों ऑपरेशन एक सिंगल मशीन पे होने हैं तो उसकी वजह से आपकी हैंडलिंग कम होगी और यह एक सेफर ऑपरेशन होगा और ऑटोमेशन फ्रेंडली भी होगा। ट्रेड ऑफ, इन सारी पॉइंट्स को अगर हम समझें तो हम पाएंगे कि दोनों ऑपरेशन को अगर हम एक सिंगल मशीन पे करते हैं तो वो एक अच्छा डिसीजन है। हालांकि इसमें हमारी थोड़ा सा डाई कॉस्ट बढ़ती है और टूल मेंटेनेंस भी कॉम्प्लेक्स होता है, लेकिन अगर हम बीपीए के टोटल वॉल्यूम को समझे तो ये कॉस्ट जस्टिफाइड होती है, क्योंकि ओवरऑल कॉस्ट में हमें काफी ज्यादा बेनिफिट देखने को मिलता है। वैलिडेशन डेटा फॉर वीएवी आइडियाज, चूंकि टीम ने अब सारे एक्शंस को डिस्कस कर लिया था, अब टाइम था सारे आइडियाज को वैलिडेट करने का। इसके लिए टीम ने हर वीएवीई आइडिया के अगेंस्ट में कुछ वैलिडेशन मेथड बनाए और उनके रिजल्ट को डिस्कस करके अप्रूव करने का निश्चय किया। आइए वन बाय वन उनके आइडियाज को देखते हैं। मटेरियल चेंज एमएस टू एचएसएलए, इसके लिए टीम ने टेंसाइल एंड फटीग टेस्टिंग की बात की, सॉल्ट स्प्रे टेस्टिंग की बात की और ड्रॉप टेस्ट की बात की। इन रिजल्ट्स को अगर हम समझें तो एचएसएलए में 22% हायर टेंसाइल स्ट्रेंथ मिली थी और इसने 500 आवर्स का एसएससी टेस्ट पास किया था। इसके अलावा ओवरऑल जो वेट था वो भी 18% तक रिड्यूस हुआ था।
वेट के रिड्यूस होने से जो टोटल कॉस्ट सेविंग मिली थी वो ₹40 पर यूनिट मिली थी। इस आइडिया को अप्रूव कर लिया गया था। जॉइंट चेंज की बात करें मिग वेल्डेन से रिवेटिंग को, तो इसमें टीम ने वाइब्रेशन टेस्ट, ड्यूरेबिलिटी टेस्ट ऑफ 1 लाख और असेंबली टॉर्क टेस्ट इन वैलिडेशन टेस्ट को करने का निश्चय किया और उन्होंने पाया कि रिवेटिंग के जो जॉइंट्स थे उनकी स्ट्रेंथ कंपेयर टू वेल्डिंग जॉइंट 95% अचीव होती है, जो कि एक्सेप्टेबल है, और साथ ही साथ असेंबली का डाउन टाइम 25% तक डाउन होता है। इन इंप्रूवमेंट्स की वजह से टीम को ₹45 की कॉस्ट सेविंग पर यूनिट देखने को मिली थी। इस आइडिया को भी अप्रूव कर लिया गया था। प्रोसेस ऑप्टिमाइजेशन, कंबाइंड पंचिंग एंड बेंडिंग ऑपरेशन। यहाँ टीम ने टाइम मोशन स्टडी, लाइन बैलेंसिंग और टूल लाइफ असेसमेंट को वैलिडेशन का मेथड बनाया था। उन्होंने देखा कि साइकिल टाइम वो रिड्यूस होके 6 मिनट से 4.5 मिनट पे आ चुका था और इसके अलावा टूल लाइफ भी 10% इंक्रीज हो चुकी थी। यहाँ पे जो कॉस्ट सेविंग थी वो ₹50 पर यूनिट मिली थी। यह आइडिया भी अप्रूव कर लिया गया था। पैकेजिंग ऑप्टिमाइजेशन, पैकिंग ऑप्टिमाइजेशन के लिए लोड टेस्ट, ट्रांजिट सिमुलेशन टेस्ट और स्टेबिलिटी टेस्ट को वैलिडेट किया जाना था। टीम ने पाया कि पैकिंग वॉल्यूम 20% तक रिड्यूस हो चुके थे और इम्प्रूव्ड पैकेजिंग के साथ 3x3 ड्रॉप टेस्ट भी पास किया जा चुका था। इस इम्प्रूवमेंट की वजह से ₹5 पर यूनिट की कॉस्ट सेविंग मिली थी। इस आइडिया को भी अप्रूव कर लिया गया था। लोकलाइजेशन ऑफ सोर्सिंग की बात करें तो यहाँ पे कॉस्ट कंपैरिजन, क्वालिटी ऑडिट और पायलट बैच ट्रायल को वैलिडेशन मेथड बनाया गया था और टीम ने पाया कि लोकल सप्लायर से जो कॉस्ट थी वो 33% तक लोअर थी और लोकल सप्लायर का मटेरियल विजुअल और डायमेंशनल इंस्पेक्शन में 100% तक पास था। इसके साथ ही साथ सप्लायर ने यह भी कंफर्म किया था कि वह ऑन टाइम डिलीवरी करेगा। इस आइडिया को भी अप्रूव कर लिया गया था। लैब टेस्ट समरी टेबल, अब चूंकि सारे आइडियाज अप्रूव हो चुके थे तो इन सारे आइडियाज को लेके एक समरी टेबल बनाई गई थी। आइए उसे समझते हैं। इस समरी टेबल में डिफरेंट टेस्ट में होने वाले इंप्रूवमेंट्स को कंपेयर किया गया था। टेंसाइल स्ट्रेंथ, जो कि पहले माइल्ड स्टील में 360 एमपीए थी, वो एचएसएलए में बढ़कर 440 एमपीए हो चुकी थी। वेट की बात करें, जो पहले 1.4 केजी था, वो अब घटकर 1.15 केजी रह गया था। असेंबली टाइम की बात करें, जो कि पहले 6 मिनट था, वो अब 4.5 मिनट रह गया था। एंड्योरेंस साइकिल की बात करें, जो पहले 1 लैप था, वो अब बढ़कर 1,20,000 हो चुका था। शॉर्ट स्प्रे टेस्ट, जो कि पहले 480 आवर्स था, वो अब बढ़कर 5 मिनट आवर्स हो चुका था। पैकेजिंग ड्रॉप टेस्ट की बात करें, फ्रॉम 1.5 मीटर हाइट, जहां पहले माइनर डेंट के इश्यूज थे, अब कोई भी डेंट नहीं मिला था। कस्टमर कंप्लेंट्स, जो कि पहले 3 पर मंथ थी, वो अब घटकर 0 पर मंथ पे आ चुकी थी। सप्लायर ऑन टाइम डिलीवरी की बात करें, जो कि पहले 82% था, वो अब बढ़कर 97% आ चुका था। इसके साथ-साथ टीम ने यह भी निश्चय किया कि वे विजुअल वैलिडेशन भी करेंगे। विजुअल वैलिडेशन में रिवेटेड जॉइंट और वेल्डेड जॉइंट का एक्सरे किया गया और ये पाया गया कि रिवेटेड जॉइंट अप टू 1 लाख साइकिल तक बिल्कुल सही होते हैं और इसमें कोई भी क्रैक नहीं ऑब्जर्व हुए। लोड टेस्ट की बात करें तो एचएसएलए लोड टेस्ट में 300 न्यूटन तक गया था और विद इन सेफ लिमिट था। इसका मतलब यह था कि लोड टेस्ट में एचएसएलए एक सेफ मटेरियल के रूप में निकल कर आया था। पैकेजिंग की बात करें तो पैकेजिंग अंडर स्टैकिंग कंडीशन में 1 टन के लोड को बेयर करने के लिए सक्षम थी और कोई भी बॉक्स डिफॉर्मेशन नहीं पाया गया था। इन सारे इंप्रूवमेंट्स के साथ अगर हम कॉस्ट वैलिडेशन को समराइज करें तो हम देखते हैं कि मेटल ऑप्टिमाइजेशन के थ्रू एमएस में जो कॉस्ट पहले ₹280 थी, वो अब घटकर एचएसएलए में 240 आ चुकी थी। जॉइंट में जो पहले 3 मिग वेल्डिंग की कॉस्ट ₹90 थी, वो रिवेटिंग के थ्रू ₹45 आ चुकी थी। प्रोसेस टाइम जो पहले 6 मिनट था, वो अब घटकर 4.5 मिनट हो चुका था। पैकेजिंग की बात करें, जो पहले ₹25 पर यूनिट थी, वो अब ₹20 पर यूनिट पे आ चुकी थी। और सोर्सिंग की बात करें कि जो पहले सोर्सिंग की कॉस्ट इंपोर्टेड आइटम में ₹60 थी, वो लोकलाइजेशन के थ्रू ₹40 में आ चुकी थी। अगर हम इन सारे वीए, वीई आइडियाज़ के थ्रू कॉस्ट सेविंग को जोड़ते हैं, तो ये टोटल कॉस्ट सेविंग हमें ₹125 की मिली थी। वैलिडेशन डेटा को एक बार दोबारा देखते हैं। टेंसाइल टेस्ट 22% तक इम्प्रूव था। सॉल्ट स्प्रे 500 आवर्स का मिला था। रिवेटिंग जॉइंट स्ट्रेंथ 95% ऑफ वेल्ड स्ट्रेंथ जॉइंट थी।
और साइकिल टाइम 6 मिनट से घटकर 4.5 मिनट पे आ चुका था। पैकेजिंग वॉल्यूम 20% तक डाउन हो चुका था और ट्रांजिट में कोई भी डैमेज नहीं मिला था। लोकल सप्लायर कॉस्ट 33% तक डाउन हो चुकी थी और क्वालिटी मेंटेन थी। इस पूरे प्रोजेक्ट के आउटकम की बात करें तो टोटल कॉस्ट पर यूनिट जो पहले 780 रुपीज थी वो घटकर 655 रुपीज पे आ चुकी थी। टोटल सेविंग पर यूनिट जो हमें मिली थी वो रुपीज 125 की मिली थी और एनुअल वॉल्यूम जो कि 2025-26 में 8 लाख प्रोजेक्टेड था, उस हिसाब से अगर हम कॉस्ट कैलकुलेशन करें तो 10 करोड़ की सेविंग मिलने वाली थी। फाइनल आउटकम में देखें तो कॉस्ट 10 करोड़ तक कम हो चुकी थी, प्रोडक्ट की फंक्शनैलिटी मेंटेन थी, असेंबली टाइम रिड्यूस हो चुका था, सप्लायर कोलैबोरेशन इंप्रूव था और इंप्रूव्ड प्रॉफिटेबिलिटी मिली थी। इन सारे आइडियाज़ के थ्रू अगर हम 2025-26 के फाइनेंशियल इम्पैक्ट को देखें, तो हम देखेंगे कि टोटल प्रोडक्ट कॉस्ट जो कि एमएस के साथ पहले एनुअली 62.4 करोड़ थी, अब एचएसएलए मटेरियल में वो 52.4 करोड़ आ चुकी थी, जिसकी वजह से नेट सेविंग 10 करोड़ की मिली थी। यहाँ पे कंपनी को जो ग्रॉस मार्जिन था 6% तक इम्प्रूव हो चुका था। इसका मतलब था कि पहले जो उनका ग्रॉस मार्जिन केवल 18% था, वो अब बढ़कर 24% हो चुका था। आइए समझते हैं इस केस स्टडी से टीम को क्या लर्निंग मिली। टीम ने समझा कि क्रॉस फंक्शनल कोलैबोरेशन सक्सेस की है और अगर हम किसी प्रोजेक्ट में सप्लायर को इनिशियल स्टेज में इन्वॉल्व करते हैं, तो हमारे जो इटरेशंस होते हैं डिज़ाइन में या प्रोसेस में, वह कम से कम होते हैं। इसके अलावा डेटा ड्रिवन अप्रोच हमेशा हेल्पफुल होती है और हमें फास्ट डिसीजन मेकिंग में हेल्प करती है। मैं उम्मीद करता हूँ आज की ये केस स्टडी आपको काफ़ी अच्छी लगी होगी। अगर ये केस स्टडी आपको अच्छी लगी है, तो इस केस स्टडी को अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट करके हमें बताइए कि आपको किस नई केस स्टडी पे डिस्कस करना है। आज के लिए साथियों इतना ही। नमस्कार, जय हिंद।